ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे टाइप ऑफ फ्रूट्स. सो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ फ्रूट्स. वन आर द फॉल्स फ्रूट्स एंड सेकंड इज द ट्रू फ्रूट्स. अब हमने इनको किस बेसिस पे कैटेगराइज किया है? कैटेगराइज करने के लिए ये चीज है कि जब फ्रूट की फॉर्मेशन होती है तो उसमें थैलेमस या कोई और स्ट्रक्चर भी कंट्रीब्यूट करता है या सिर्फ ओवरी जो है वही फ्रूट बना रही है. मोस्टली फ्रूट्स में तो ऐसा होता है कि सिर्फ उनकी जो ओवरी है उसी से फ्रूट की डेवलपमेंट होती है. सो दोज फ्रूट्स आर नोन एज द ट्रू फ्रूट्स. बट कुछ फ्रूट्स ऐसे भी हैं लाइक एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैश्यू, जहाँ पे फ्रूट फॉर्मेशन में ओवरी के साथ साथ जो उनका थैलेमस है, जो बेस है, दैट इज ऑल्सो हेल्पिंग. तो सच टाइप ऑफ फ्रूट्स आर नोन एज द फॉल्स फ्रूट्स. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपका 1 मार्क में या एमसीक्यू में भी आ सकता है व्हाट आर द फॉल्स फ्रूट्स या व्हाई एप्पल इज नोन एज द फॉल्स फ्रूट. तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना. मोस्टली क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट्स फॉर्मेशन तो होती ही होती है, लेकिन कुछ फ्रूट्स ऐसे भी हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के भी डेवलप हो सकते हैं. सो सच फ्रूट्स आर नोन एज द पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स. फॉर एग्जांपल बनाना. जब हमने लेसन स्टार्ट किया था एट दैट टाइम आई टोल्ड यू अबाउट पार्थेनोजेनेसिस, और तब मैंने आपको पार्थेनोजेनेसिस के साथ पार्थेनोकार्पी का थोड़ा सा आइडिया भी दिया था. सो आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स. Parthenogenesis is a process of formation of embryo without fertilization. जब बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है तो उसे हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस. और पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है व्हेन डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट टेक्स प्लेस विदाउट फर्टिलाइजेशन. मीन्स जहाँ बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट फॉर्मेशन होगा उसे हम बोलेंगे पार्थेनोकार्पी, और उससे जो फ्रूट बनेगा दैट इज नोन एज द पार्थेनोकार्पिक फ्रूट. फॉर एग्जाम्पल बनाना. उसे फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं होती. ग्रोथ हार्मोन्स की हेल्प से भी हम फ्रूट की फॉर्मेशन में हेल्प कर सकते हैं. और बेसिकली इस टाइप से जो फ्रूट्स बनाए जाते हैं वो सीडलेस होंगे, मीन्स उनमें सीड्स नहीं होंगे, बिकॉज सीड्स फर्टिलाइजेशन के बाद बनती है. अब है कि प्लांट्स के केस में सीड बनने के फायदे क्या है? वाई फॉर्मेशन ऑफ सीड इज बेनिफिशियल टू द प्लांट. तो इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं. फर्स्ट एडवांटेज इसकी ये है कि नॉर्मली देखा जाता है कि जिम्नोस्पर्म्स तक या ब्रायोफाइट्स वगैरह में कि प्लांट्स को पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन करने के लिए वाटर की नीड होती है. वाटर के थ्रू ही उनमें सारे प्रोसेस होते हैं. बट हेयर अगर सीड फॉर्मेशन हो रही है तो उनको पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है. सिर्फ सीड फॉर्मेशन के टाइम उनको वाटर की जरूरत होगी. सेकेंड चीज क्या है कि अगर आपको उन सीड्स को किसी नई हैबिटेट में लेकर जाना है तो वहां पर भी हम उनको इजीली कैरी कर सकते हैं और किसी नए एरिया में भी जाके हम उस सीड से नए प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं. थर्ड रीजन क्या है कि क्योंकि इन सीड्स के अंदर फूड रिजर्व भी स्टोर्ड रहता है एंडोस्पर्म की फॉर्म में, तो उससे सीडलिंग्स, मतलब जब आपके सीड से एक पौधा ग्रो करेगा तो उसको उससे नरिशमेंट मिलेगा. जब तक उसमें खुद से फोटोसिंथेसिस करने की पावर नहीं आती तब तक उनके अंदर जो है यंग सीडलिंग्स बनने के लिए रहेंगे. उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो सीड कोट है वो जनरली हार्ड होता है, और इस हार्ड सीड कोट की वजह से जो यंग एम्ब्रियो है उसको प्रोटेक्शन मिलेगी. और क्योंकि सीड जो है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है तो इस वजह से इनमें न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस बनते हैं, जिसकी वजह से इनमें वेरिएशंस देखने की भी चांसेस रहते हैं. सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द सीड्स. सीड जो है वो हमारे एग्रीकल्चर के बेसिस हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमें खेती करनी है, हमें कुछ भी नई प्लांट को, किसी भी क्रॉप को ग्रो करना है तो सबसे पहले जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो सीड ही रहती है. तो इसलिए सीड को स्टोर करते वक्त एक कंडीशन ये भी आती है कि हमारी जो सीड्स है वो डिहाइड्रेटेड हो और डोरमेंट हो, मतलब उनमें बिल्कुल भी वाटर कंटेंट नहीं होना चाहिए या बिल्कुल मिनिमम होना चाहिए. और दूसरा वो इनएक्टिव स्टेट में होनी चाहिए. अगर वो डिहाइड्रेटेड और डोरमेंट होंगी तो हम उनको काफी सालों तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं. अब क्वेश्चन आता है कि हाउ लॉन्ग डू द सीड्स रिमेन अलाइव आफ्टर दे आर डिस्पर्स्ड. कि सीड बनने के बाद भी आप उसको कितने सालों तक या कितने समय तक अलाइव रख सकते हो. तो ये पीरियड भी अगेन डिपेंड करता है हम कौन सी स्पीशीज की बात कर रहे हैं. कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जिनकी वाइबिलिटी कुछ महीनों की होती है, तो कुछ सीड्स ऐसी होती है जिनकी वाइबिलिटी बहुत सारे सालों तक भी रह सकती हैं. कुछ सीड्स ऐसी हैं जो 100 ईयर्स तक भी अलाइव रह सकती हैं. जैसे कि इसमें आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक प्लांट है ल्यूपाइन, जिसका बायोलॉजिकल नेम है ल्यूपिनस आर्क्टिकस, जो आर्कटिक टुंड्रा से पाया गया था.
उसकी सीड जो है वो लगभग 10,000 साल पुरानी थी, लेकिन जब उसको ग्रो करके देखा तो अगेन उसमें से जो हमारा प्लांट है वो इमर्ज हुआ। तो इट मीन्स 10,000 ईयर्स ऑफ डोरमेंसी के बाद भी वो सीड जर्मिनेट हुई और उसमें फ्लावर भी आया। इसी तरह से एक रिसेंट रिकॉर्ड मिला है डेट पाम, जिसका बायोलॉजिकल नाम है फिनिक्स डैक्टाइलीफेरा। उसकी भी एक 2000 ओल्ड सीड मिली है डेड सी के पास खुदाई करने में, और उस सीड को भी जब ग्रो करके देखा गया तो पाया गया कि वो भी वायबल है। तो अब इस चीज को देख के हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि एक एम्ब्रियो सैक में कितने एग्स हो सकते हैं, एक ओव्यूल में कितने एम्ब्रियो सैक हैं, एक फ्लावर में कितनी ओवरीज हैं, एक ओवरी में कितने ओव्यूल्स हैं, एंड सो ऑन। तो इतने सारे क्वेश्चंस जब हमारे माइंड में आते हैं तो आप लोग ये कर सकते हो, इन सारे क्वेश्चन के आंसर आप खुद फाइंड आउट करने की कोशिश करो, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि हमारे आसपास कितनी ज्यादा ह्यूज वैरायटी जो है वो प्रेजेंट है। देन लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज द एपोमिक्सिस एंड द पॉलीएम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस क्या होता है? अगेन जो भी हमने दो डेफिनेशंस पढ़ी थी, पार्थिनोजेनेसिस एंड पार्थिनोकार्पी, उसी से एक मिलती जुलती थर्ड डेफिनेशन आ रही है, दैट इज द एपोमिक्सिस। अगेन मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। Parthenogenesis is the formation of embryo without fertilization. Second one was parthenocarpy, formation of fruit without fertilization. Then third is the apomixis, formation of seed without fertilization. Parthenogenesis में बिना fertilization के embryo बनता है, parthenocarpy में बिना fertilization के fruit बनता है, apomixis में बिना fertilization के seed बनती है। सो एपोमिक्सिस की अगर आपको एक डेफिनेशन आए तो आप ये लिख सकते हैं, इट इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड हियर द सीड्स आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इनके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, तो इनमें सीड कैसे बनता है? जैसे मैंने आपको बताया था कि जब एग होता है वो पहले डिप्लॉयड होता है, उसके बाद उसकी मियोटिक डिवीजन होती है जिसमें उसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ में रिड्यूस हो जाता है। बट कुछ प्लांट स्पीशीज में ऐसा देखा जाता है कि उनका जो एग सेल है वो डिप्लॉयड ही रहता है, उसमें रिडक्शन डिवीजन नहीं होती, इस वजह से वो डायरेक्टली ही एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है। मींस बिना किसी मेल पार्ट को लिए, बिना फर्टिलाइज हुए वो डायरेक्टली ही एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि सिट्रस और मैंगो, इनकी भी कुछ ऐसी वैरायटीज हैं जिनमें जो न्यूसिलर सेल्स है, जो भी मैंने आपको न्यूसिलस दिखाया था जो एम्ब्रियो को सराउंड करता है, कई बार वो न्यूसिलर सेल्स ही एम्ब्रियो सैक में आकर एम्ब्रियो फॉर्मेशन में हेल्प कर देते हैं। अब कुछ सीड्स ऐसी भी होती हैं जिनमें मोर देन वन एम्ब्रियो भी प्रेजेंट हो सकते हैं, सो दैट कंडीशन इज नोन एज द पॉलीएम्ब्रियोनी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करते हैं ऑरेंज की, तो ये कुछ ऐसे हैं जिनमें एक ही सीड के अंदर मल्टीपल एम्ब्रियोज भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके अलावा आपने हाइब्रिडाइजेशन वर्ड पढ़ा था, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हाइब्रिड वेराइटीज की, कि हमारी बहुत सारी फूड और वेजिटेबल क्रॉप्स ऐसी हैं जिनकी हाइब्रिड वेराइटीज को हम कल्टीवेट करते हैं। आपने सुना भी होगा हाइब्रिड वैरायटी को कल्टीवेट करने का फायदा क्या है कि उसमें नॉर्मल वैरायटी के कंपैरेटिवली कुछ ज्यादा गुण होते हैं, जिससे कि हमें बेटर यील्ड मिलती है। तो हाइब्रिड्स की कल्टीवेशन जो है उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ने के चांसेस रहते हैं। लेकिन हाइब्रिड्स के साथ एक प्रॉब्लम ये रहती थी कि हमें हाइब्रिड सीड्स को हर साल प्रोड्यूस करना पड़ता था, और कई बार ऐसा भी होता था कि जब इन हाइब्रिड सीड्स को हम अपनी फील्ड में लगाते थे तो ये अपने हाइब्रिड कैरेक्टर्स को मेंटेन नहीं रख पाती थी, सेग्रीगेट हो जाती थी। सेग्रीगेट होने का मतलब है, जो हम अभी नेक्स्ट यूनिट में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, सेग्रीगेट मीन्स उनके कैरेक्टर्स जो है वो बट जाते थे, कुछ सीड में कोई कैरेक्टर आता था और किसी सीड में कोई कैरेक्टर होता था, और हाइब्रिड सीड्स को बार बार प्रोड्यूस करना काफी ज्यादा कॉस्टली प्रोसीजर था, और जो फार्मर्स हैं वो इतना ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इन हाइब्रिड्स को एपोमिक्ट बना दिया गया, मीन्स बिना फर्टिलाइजेशन के ही इनसे और सीड्स प्रोड्यूस करने लग गए। उससे ये बेनिफिट हुआ कि एक तो हाइब्रिड प्रोजेनी के अंदर जो कैरेक्टर्स थे वो बटे नहीं, सेग्रीगेट नहीं हुए, दूसरा फार्मर्स जो थे उन्हीं हाइब्रिड सीड्स को बार बार यूज कर सकते थे, उन्हें बार बार बाजार से परचेज करने की जरूरत नहीं थी। तो एपोमिक्सिस से ये बेनिफिट जो है हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री में देखा गया, इसलिए अब ज्यादा से ज्यादा जो कंपनीज हैं वो यही कोशिश कर रही हैं कि वो एपोमिक्सिस के क्राइटेरिया को ही ध्यान में रखते हुए और हाइब्रिड वैरायटीज जो हैं उनको क्रिएट कर सकें।